नमस्कार, होम टीवी भारत में आपके स्वागत है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी JNU एक बार फिर सियासी विवाद के केंद्र में आ गई है। कैंपस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी को लेकर दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कड़ा इतराज जताया है। बुधवार को मीडिया से बात करते हुए मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस मामले में केस दर्ज किए जाने की मांग की। उन्होंने कहा है कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ नारेबाजी तुगलकी मानसिकता का नतीजा है, जिससे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। सिरसा ने साफ कहा है कि देश में अराजकता फैलाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जरूरी है। होगी तब आपको एहसास होगा जो उन्होंने बोला है। सर, JNU को लेकर के भी दिल्ली पुलिस को शिकायत दी गई है। देखिए, JNU वाले केस में तो डेफिनेटली मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये जो लोग हैं इस देश के अंदर, ये जो मानसिकता थी, तुगलक मानसिकता, अब नहीं रह सकती। इस देश के अंदर देश तोड़ने वाली मानसिकता कांग्रेस की सरकार तक ही सीमित थी। इस देश के अंदर दंगे फसाद करने वाली मानसिकता कांग्रेस का चली गई है। अब जो भी इस देश के अंदर दंगा फसाद करने की कोशिश करेगा, भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे लोगों के प्रति अपशब्द बोलेंगे और उनकी कब्र बनाने की बातें करेंगे, तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ये लोग। इस मामले में अब कानूनी मोर्चे पर भी हलचल तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने भी JNU में हुई नारेबाजी की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और FIR दर्ज करने की मांग की है। जिंदल का कहना है कि देश की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में इस तरह की घटनाएं गंभीर चिंता का विषय है और इससे एक राष्ट्र विरोधी सोच के बढ़ने का संकेत मिलता है। फिलहाल JNU नारेबाजी मामले में राजनीतिक और कानूनी बहस को और तेज कर दिया है। जी बिल्कुल, देखिए, बड़ा दुखद है कि देश का बहुत प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है और उसके बावजूद लगातार ऐसा देखने में आता है कि एक राजनीतिक विचारधारा को छोड़िए, अब देशद्रोह की विचारधारा जो है वो लगातार JNU में दिखती है और मामले कुछ और होते हैं और उसके बीच में हमारे देश को तोड़ने की बात करना, देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री के लिए इस तरीके की बातें करना जिस तरीके की कल की गई, बहुत दुखद है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जरूरत है स्ट्रिक्ट एक्शंस की, जिससे जो लोग जो अपने आप को स्टूडेंट्स कहते हैं और वहां पे ऐसे मैं कहूं कि ये तो आतंकवादी सोच की एक जरूर बात सामने आ रही है और इसके ऊपर कार्रवाई जो है वो जरूर होनी चाहिए। और बड़ा दुखद है कि देश का प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय होने के बावजूद लगातार उसमें इस तरीके की बातें देखने को मिली। कंप्लेन किसको माफ की, कंटेंट के बारे में थोड़ा सा बताएं और उस पर क्या एक्शन की उम्मीद लग रही है आपको? देखिए, कल जो इंसिडेंट हुआ जिसमें हमारे देश के जो चुने हुए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं उनके खिलाफ जिस तरीके से बातें की गई वो बिल्कुल किसी भी तरीके से हम उसको ठीक नहीं कह सकते। और देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को मानने की बात की गई, उनकी कब्र बनाने की बात की गई। हमारे देश का संविधान बोलने की आजादी देता है, लेकिन इस तरीके की बातें करना विद अ सर्टेन लिमिटेशन सभी को पता है। और लगातार इस तरीके की देश विरोधी और ये कहीं ना कहीं ये मामला सिर्फ PM और होम मिनिस्टर से जुड़ा हुआ नहीं है, देश के चुने हुए वो नुमाइंदे हैं, उनके ऊपर इस तरीके की बातें करना कहीं ना कहीं देश के खिलाफ बात करना भी है। और सर्वोच्च न्यायालय को लेकर वहां पे बहुत से आपत्तिजनक जो भाषण के अंदर और जो स्लोगन्स वहां पे किए गए वो भी किए गए हैं। उसी को लेकर मैंने एक शिकायत जो है दिल्ली पुलिस कमिश्नर, स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस और पुलिस स्टेशन जो है वसंत कुंज नॉर्थ का, वहां मैंने दायर की है और मैंने आग्रह किया है कि ये जो लोग जो अपने आप को स्टूडेंट्स कहते हैं पर कहीं ना कहीं आतंकवादी विचारधारा को JNU के पढ़ने वाले बच्चों के दिमाग में फैला रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन की जरूरत है और राजद्रोह का मुकदमा जो है वो इन लोगों के ऊपर दर्ज होना चाहिए और सख्त कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ। उत्तर प्रदेश उद्यान विभाग द्वारा एक दिवसीय मौन पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य मौन पालन के जरिए किसानों की आय बढ़ाना और उन्हें आधुनिक तकनीकी जानकारी देना रहा। इस कार्यक्रम में प्रदेश के उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार और कृषि निर्यात राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान, शहद उत्पादक और विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
इस अवसर पर दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि उद्यान विभाग की लगातार मेहनत के कारण आज उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा शहद उत्पादक राज्य बन चुका है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश के शहद को काशी विश्वनाथ ब्रांड के नाम से दुनिया में पहचान दिलाने का लक्ष्य है। कार्यक्रम के दौरान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR को लेकर उठ रहे सवालों पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष और निर्विवाद मतदाता सूची हर भारतीय नागरिक का अधिकार है और इस प्रक्रिया में सभी राजनीतिक दलों का शामिल किया गया था। उन्होंने विपक्ष पर सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए सरकार को बदनाम करने का आरोप लगाया। कितना उनके बारे में कैसे कहा जाए, तो मुझे तो खुशी हुई पढ़ करके, सुन करके, समझ करके। तब मैंने लाइब्रेरी में एक बढ़िया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना हम कर रहे हैं। मुझे ये सुनकर दुख होता है कि हमारा राज्य भारत में सबसे अधिक हनी का उत्पादन करता है, शहद का उत्पादन करता है, लेकिन एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा हरियाणा करता है। आज भी मैं इसको पलट के पढ़ रहा था तो इसमें हरियाणा राज्य मधुमक्खी पालन के मुख्य राज्यों में उसका नाम नहीं है। नाम है उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, बिहार और राजस्थान, लेकिन हरियाणा का नाम नहीं है। लेकिन जब एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो हरियाणा हमारे भारत में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। तो उत्पादन और वैल्यू एडिशन, जब मूल्य ज्यादा मिलेगा किसानों को तो और ज्यादा उत्पादन बढ़ाएंगे। तो मूल्य संवर्धन का एक उपाय है कि हम बेहतर एक्सपोर्ट करें और अच्छा एक्सपोर्ट करें। एक्सपोर्ट के लिए हमको अच्छी गुणवत्ता अपनी बनानी पड़ेगी, अपना ब्रांड तैयार करना पड़ेगा। तो मैंने अपने उद्यान विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक ली। मैं यूरोप में गया था, डेनमार्क में गया था। तो वहां पर जो हमने मधुमक्खी के लोगों के उत्पादन के विषय में देखा तो मुझे लगा कि किसी ने लिखा था ये ब्रांड, किसी ने लिखा था ये ब्रांड, लिखा था एक जगह लिखा था मनुका ब्रांड, और हमको ये बताया गया कि मनुका ब्रांड इस दुनिया में सबसे महंगा मनुका ब्रांड है। सरकार भी प्रयास कर रही है, उद्यान विभाग भी प्रयास कर रहा है। आज भी प्रशिक्षण कार्यक्रम था। मुझे गर्व है कि हमारे उत्तर प्रदेश के उद्यान विभाग के परिश्रम से और राज्य के शहद उत्पादकों, शहद मौन पालक लोगों के परिश्रम से आज उत्तर प्रदेश राज्य भारत का सबसे बड़ा शहद उत्पादक राज्य के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। इसका मूल्य संवर्धन अधिक हो, इसके उद्देश्य से उत्तर प्रदेश की शहद की ब्रांडिंग भगवान विश्वनाथ के नाम से, काशी ब्रांड के नाम से हम लोग इसको रखे हैं। काशी ब्रांड दुनिया में जाना जाए, इसके प्रयास हमारे उद्यान विभाग के द्वारा किया जा रहा है। इसी पहल के लिए आज एक प्रशिक्षण आयोजित किया गया है जिसमें शहद उत्पादक लोग भी हैं, शहद के निर्यातक लोग हैं। ऐसे लोग आए हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश राज्य की शहद को दुनिया की बाजारों तक पहुंचा करके उसका मूल्य संवर्धन करा करके राज्य के इस किसान को समृद्ध बनाने का काम करेंगे और श्रेष्ठ भारत के निर्माण में मोदी जी के साथ अपनी भूमिका का भी निर्वहन करेंगे। सर, SIR को लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां सवाल खड़ा कर रही हैं। कल 2 करोड़ वोट। देखिए, हम विपक्षी पार्टी की कोई बात नहीं करते हैं, लेकिन एक सुदृढ़, निर्विवाद, निष्पक्ष मतदाता सूची भारत के नागरिकों को मिलनी चाहिए, जिससे हमारा चुनाव हो तो विश्वसनीयता बनी रहे कि हाँ, सही लोगों ने इनको चुना है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का संकल्प था, उन्होंने इसको पूरा किया। और जो विपक्ष के लोग कहते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान चल रहा था तो कोई ऐसा बूथ नहीं था
जहां समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के बीएलओज को बुला करके ना बैठाया गया हो। जब आपकी आंख से देख करके मतदाता सूची बन रही है तो सवाल उठाने का कोई औचित्य नहीं है। सिर्फ सस्ती लोकप्रियता पाने और सरकारों को बदनाम करने का उद्देश्य उन विपक्षी दलों का होगा, शायद जिनका आप नाम ले रहे होंगे। तो मैं समझता हूं कि विपक्षी दल राजनीतिक बेरोजगार हैं, उनके पास कोई काम है नहीं, तो उनको यही काम मिल गया है। वैसे तो देश में और हमारे राज्य में लोगों को रोजगार देने के लिए उत्तरोत्तर सरकारें प्रयास कर रही हैं, लेकिन जिनको जनता को रोजगार देना है तो उनको अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार करना चाहिए और अच्छे काम की सराहना करनी चाहिए। एक अच्छा काम हो रहा है जो कोई भी घुसपैठिया हमारे देश में घुस न पाए, रह न पाए और वो कभी अमंगल न कर पाए हमारे भारत के लोगों का। इस उद्देश्य से भी ये मतदाता पुनरीक्षण अभियान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये श्रेष्ठ और सुरक्षित भारत के लिए इसकी आवश्यकता थी, सो हमारे मोदी जी ने किया और बिना किसी भेदभाव के किया। अगर ऐसे मानोगे तो बहुत सारे मतदाता सभी दलों के अनुयायी कटे होंगे। कोई ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का मतदाता नहीं काटा गया होगा। तो ये आरोप लगाना सर्वथा अनुचित है जो विपक्षी दल के लोग कर रहे हैं। धन्यवाद। इसको, इस ब्रांड को लेकर के हम आगे बढ़ाएं कि हमारा मूल्य संवर्धन कैसे हो। हम किसानों को अपनी वही शहद है जो हमारे यहाँ बिकती है, क्या बिकता ना वैल्यू होगी अपने यहाँ की है, और 200 रुपए किलो अपनी शहद को बेचता है और एक आदमी उतनी ही मेहनत में 15,000 रुपए किलो बेचता है। तो फिर ये विषय सरकारों का आता है, ये सिस्टम का आता है कि हमारे किसानों को हम कैसे इसका वैल्यू एडिशन कराएं। तो उस वैल्यू एडिशन की कड़ी में पहला मैंने ब्रांड का नाम रखा और फिर इसके प्रमोशन के लिए बहुत सारे काम करेंगे। मैं एक बार बागपत में गया, इसका सम्मान बढ़ेगा तो निसंदेह आपका सम्मान बढ़ेगा। आप कोशिश करो कि अगर हरियाणा एक्सपोर्ट कर सकता है तो सहारनपुर क्यों नहीं, आप हमको बताइए। बाराबंकी क्यों नहीं, तो कर सकते हो तो आप स्वयं एक्सपोर्ट करो किसी और को भेजने के बजाय। उद्यान विभाग उत्तरोत्तर आपके साथ है। दूसरा, हमने पढ़ा इसमें फर्रुखाबाद, संभल जैसे जिले हनी का उत्पादन करते हैं। मतलब ये कहने का मतलब अधिकतम हम 20% जिले ही 25% जिले में ही शहद का उत्पादन करते हैं। तो मेरा आग्रह है, आपको हर कोई अपना परिवार बढ़ाना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना परिवार बढ़ा के अंतरराष्ट्रीय स्तर बना लिया। दुनिया का सबसे बड़ा परिवार आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी है। का परिवार, शहद के किसानों का परिवार क्यों नहीं बढ़ता, और चीजों में क्यों नहीं जाते? मैं तो प्रयास कर रहा हूं। जो डार्क जोन है उसमें हम चाहते हैं कि शहद का उत्पादन करें और बहुत आसान है, इसको आप्त करना बहुत आसान है, क्योंकि जो श्रमिक तबके के लोग हैं वो खूब मेहनत करते हैं घर अपने। बुधवार सुबह राजधानी दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में उस वक्त तनाव फैल गया जब दिल्ली नगर निगम की टीमों ने फैज ए इलाची मस्जिद के आसपास अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। इस दौरान हालत उस समय बिगड़ गए जब तोड़फोड़ अभियान का विरोध कर रही भीड़ के पुलिस और एमसीडी की टीमों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। घटना में 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिनमें चांदनी महल थाने के SHO महावीर प्रसाद गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक आधी रात के आसपास करीब 30 बुलडोजर इलाके में पहुंचे थे और कथित अवैध ढांचों को निगरानी की कार्रवाई शुरू कर दी गई। इस अचानक हुई कार्रवाई के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। हालत पर काबू पाने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े और भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया। दिल्ली पुलिस ने अब तक कम से कम 10 लोगों को हिरासत में लिया है। ये जो
ये जो लैंड है जो 5G लाइट की विसिनिटी में है, यहाँ पे एक बैंकिंग हॉल थे और एक क्लिनिक थे, एक डिस्पेंसरी थे, वो दोनों टोटल। कार्रवाई किस टाइम ये शुरू की गई थी और अभी तक चल रही है? रात को हमने शुरू की थी। जी। अभी एक जेसीबी भी अभी भी काम कर रहे हैं, जैसे एमसीडी बताएंगे कि काम पूरा हो गया उसके बाद हम फोर्स के डिप्लॉयमेंट का भी बारे में डिसाइड करेंगे। इलाके में धारा 144 लागू है, ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है, तो इसको ये तो लोगों के कन्वीनियंस के लिए हमने यूज किया है जी। जैसा ही मतलब एवरीथिंग इज फाइन। हमारा तो ये मकसद है कि मैक्सिमम लोगों को असुविधा नहीं होना चाहिए, इसलिए रात को हमने ये कराया जो सो दैट लोगों को असुविधा भी नहीं होना चाहिए। ऑलमोस्ट व्हेन द डे इज अप आई थिंक एवरीथिंग विल बी स्मूथ। सर एक सवाल है, जो ये उपद्रवी थे जिन्होंने यहाँ को उपद्रव मचाया, क्या उनके विरुद्ध शिकायत दर्ज है या उनको? वो तो हम कार्रवाई करेंगे बिकॉज पुलिस फोर्स के खिलाफ उन्होंने पत्थर फेंका जी, तो उनके खिलाफ तो वो तो मतलब दैट इज एन इलीगल थिंग एंड डेफिनेटली वी विल टेक एक्शन। पुलिस वालों की क्या हालात है जिनको इंजरी हुई? माइनर इंजरीज है, दे आर फाइन। उन्होंने वहाँ पे ये लोगों को पुशबैक करने के जो एफर्ट है उसमें ये इंजरी हुआ, तो उसमें अभी हमारे पास सीसीटीवी फुटेजेस, ड्रोन की फुटेजेस और बॉडी ऑन कैमरा की फुटेजेस की वेटिंग है। जैसे उसमें पता चल जाएगा क्या हुआ था और जिन्होंने किया था उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सिचुएशन अंडर कंट्रोल है 100%। पुलिस का कहना है कि घटना में शामिल सभी आरोपियों की पहचान सीसीटीवी कैमरों और बॉडी कैमरा फुटेज के जरिए की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वही एनडीएमसी के वाइस चेयरपर्सन कुलजीत सिंह चहल ने कहा है कि इलाके में लंबे समय से अतिक्रमण बढ़ता जा रहा था और इस कार्रवाई में शामिल सभी विभागों की उन्होंने सराहना की और फिलहाल इलाके में हालत तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में बताए जा रहे हैं। एरिया है क्योंकि मेरा खुद का जन्म उधर का ही है, गुलचा के पीछे उधर हमने भी देखा कई एरिया हैं जो एंक्रोचमेंट बढ़ती गई है वहाँ पर, और मैं बधाई देता हूँ एमसीडी को भी और बाकी तमाम डिपार्टमेंट्स को जिन्होंने एंक्रोचमेंट ड्राइव्स को लिया होगा। तो इसके ऊपर अगर कोई भी सरकारी उस पर इस तरह की पत्थरबाजी या कुछ करेगा उस पर कानून के दायरे में जो भी एक्शन होगा सरकार एक्शन लेगी। थैंक यू सो मच। कर्नाटक के हुबली से एक बेहद गंभीर और संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां एक बीजेपी महिला कार्यकर्ता ने पुलिस पर मारपीट और निर्वस्त्र किए जाने के आरोप लगाए हैं। वोटर लिस्ट रिवीजन विवाद से जुड़ी इस घटना का एक वीडियो बुधवार को सामने आने के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में आक्रोश फैल गया है और जवाबदेही की मांग तेज हो गई है। यह मामला केशवपुर पुलिस स्टेशन इलाके का है, जहां बीजेपी महिला कार्यकर्ता सुजाता हंडी का आरोप है कि हुबली धारवाड़ की कांग्रेस प्रसाद सुवर्णा कुंटला की शिकायत पर कार्रवाई के दौरान पुलिसकर्मियों ने उनके साथ मारपीट की और उन्हें निर्वस्त्र किया। सुजाता हंडी का कहना है कि वे चुनावी रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया के दौरान अधिकारियों के साथ की गई थी, जहां वोटर लिस्ट से नाम हटाने को लेकर कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच पहले से ही तनाव था। Lady is viral in social media and media. So what is the matter? On 1st of this year, there was a survey by the local competent authorities, and while the survey team went to Chalukya Nagara of Keshwapur police station limits, there was some difference of opinion and there was some quarrel among the local residents, and our police immediately intervened and tried to mellow down the situation and take the control of the situation. And in the process, 3 cases are registered on the lady in question who is in the video. And while she was to be arrested in one of the cases, wherein a localite has accused her of trying to kill that person, in that case she was arrested, and in the process of arrest, she was taken into our vehicle by about 8 to 10 of our women officers and staff,
supported by men officers and staff also. She has unclothed herself and to try to escape from the police custody and avoid arrest. With the support of local people, our officers and staff have only tried to got a alternative separate cloth for her and made her to wear a separate dress. Sir, you have mentioned that she has 9 cases against her earlier. Do you think she is a habitual to do such things? No, see, I didn't mention that she has 9 cases against her. For your question whether she has any previous cases against her, I have told you that she has 5 cases registered against her in the previous years, and this year 4 cases are registered. Sir, even though the video has been viral, when she was That in is a police point in custody- question. That is a point in question. She was all this happened on the road. It was not in some private place. All this happened on the road while she was attempted to be detained and taken to custody. The whole chain of events took place on the road. A lot of people have made videos of it, but the video in question is obscene. Nobody should circulate such videos. It's an offense. We are going to take up a suo motu case on the individual who has circulated this video and taken this video. Sir, what will be the course of action against? Do you Already 4 cases have been registered. In that, this lady is arrested. Sujata, whatever is her name, she is arrested, and all the 4 cases will be duly investigated. And about the whole sequence of events, I have asked my DCP to conduct a thorough inquiry and submit a report to me. If at all there is any lapse found on the part of police, we will take appropriate actions. हालांकि पुलिस ने इस सभी आरोपों को सिरे के खारिज किया है। पुलिस का दावा है कि महिला को पहले से दर्ज मामलों के सिलसिले में हिरासत में लिया जा रहा था, लेकिन उसने गिरफ्तारी का विरोध किया और बहस के दौरान कथित तौर पर खुद ही अपने कपड़े उतार दिए। इस बीच महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और निष्पक्ष जांच की मांग की है। महिला अधिकार कार्यकर्ता वृंदा आदिगे ने इस पूरे मामले को अस्वीकार्य और अत्याचारपूर्ण करार दिया है। Absolutely unacceptable. It is atrocious because here we are talking about police men and women. They are trained to enforce law. They cannot become law unto themselves. Having a citizen inside the bus, disrobing her, manhandling, beating her, whatever she might have done, said, in fact, somewhere I heard that she tried to disrobe herself. Fine, you are police. You are trained to handle. Why did all the female police officers not make a shield around her? What were they doing? The spectacle for all the other men also to watch. They may be police officers, but they were all watching. And all of that shows that police, even though they are trained, are not ready to safeguard the modesty of women. They are so panicked. So what is the training you are getting as a police? Do you not know how to look after women? You might make all kinds of excuses. No, she tried to do this to herself. But you are trained. We common people, when we see that something like this happens, especially sometimes on the streets, when we see there are some women who may be suffering from some mental health issues, and they might try and disrobe themselves. Even 2-3 of us, we try and do this and, save her. So what was the police doing? The police not only became a spectacle, but the police allowed that woman to also become a spectacle. That is a complete human rights and women's rights violation. So when the commissioner is telling that I'm getting into the details, you get into the details later. First you suspend everybody who was there. Now you get into details, into inquiry and all of those kind of things. No excuses for treating that citizen in that horrible manner. Unacceptable. Constitutional guarantees have to be upheld and protected by the police. They can make no excuses at all. फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों को देखते रहिए होम टीवी भारत।